तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने डोगा की स्टोरी 8 घंटे का अगला भाग लेके आया हूँ। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। फिर पीठ के सहारे ही थोड़ा और नीचे फिसलूंगा ताकि मैं दूसरा ब्रैकेट पकड़ सकूं, मगर ये क्या, मेरे कंधों पर चढ़ा ये कवच दोनों ओर से मेन होल के किनारों में अटक गया है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैन होल की चौड़ाई 1.5 फुट व्यास के लगभग है, जबकि कंधों के कवच के कारण तुम्हारे कंधों की चौड़ाई 2 फुट से ज़्यादा हो रही है। अब तुम बाहर आ जाओ, मैं जो कुछ कमिश्नर साहब को दिखाना चाहता था वो दिखा दिया। कमिश्नर के सब्र का बांध टूटता चला गया। आखिर ये सब क्या है कमिश्नर, मैं आपको ये सब दिखाकर ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि डोगा चाहे जितना भी जोर लगा ले, वो अपनी गन और कंधे पर पहने कवच के कारण मेन होल के रास्ते किसी भी सूरत में फरार नहीं हो सकता। ओह, लेकिन वो जाता तो गटर के ही रास्ते से है। इसका ये मतलब हुआ कि जब वो मेन होल में प्रवेश करता है तो उस वक्त उसके हाथ में उसकी गन और कंधों पर उसका कवच नहीं होता। और अगर ये दोनों चीज़ वहाँ नहीं होती जहाँ होनी चाहिए तो फिर कहाँ होती है। पीछा कर रही पुलिस को ये चीज़ वहाँ नहीं मिलती। इसका मतलब कवच और गन डोगा बाहर फेंक कर भी नहीं जाता। क्या आपने कभी इस प्रश्न पर गौर किया है कमिश्नर साहब कि ये चीज़ें आखिर उस वक्त कहाँ चली जाती है जब डोगा मेन होल में उतरता है? नहीं, इसका जवाब आपको फौरन मिल जाता कमिश्नर, अगर आपने इन प्रश्नों पर भी गौर किया होता कि डोगा ये कुत्ते की शक्ल का मास्क क्यों पहनता है, क्यों रखा है उसने अपना नाम डोगा। ये तो शायद डोगा के अलावा कोई भी नहीं जानता। कुत्ता एक ऐसा समझदार प्राणी है कमिश्नर साहब कि उसे विशेष प्रशिक्षण देकर उससे कैसा भी काम लिया जा सकता है। पुलिस खुद प्रशिक्षित कुत्तों द्वारा कई बार बड़े बड़े अपराधियों और हत्यारों को ढूंढ निकालती है। कुत्ते की स्वामी भक्ति और वफादारी के बारे में कौन नहीं जानता। शायद मैं भी नहीं जानता, मगर इन सब प्रश्नों के आधार पर मैं ये बात कह सकता हूँ कि डोगा का कुत्तों के साथ विशेष लगाव यानी संबंध होना चाहिए। एक अंग्रेजी फिल्म रॉबर्स डॉग में तो कुत्तों द्वारा पूरी बैंक रॉबरी को ही शूट किया गया था। मुझे लगता है जिस समय डोगा अपना काम करके वहां से जाता है तो वे अपने हथियार, कवच, जूते और अपनी वर्दी इत्यादि सब अपने ट्रेंड कुत्तों के सुपुर्द कर जाता है, जो कि घटना के समय वहीं या आसपास ही होते हैं। कमिश्नर साहब, अगर इन कुत्तों को पता लग जाए तो हम डोगा तक पहुंच सकते हैं, मगर ये काम मुश्किल है। हर गली में बीसियों कुत्ते होते हैं, कैसे पता चलेगा कि इनमें से डोगा के कुत्ते कौन से हैं? ये पता लगाएंगे हमारे जासूस कुत्ते। डोगा का कार्यक्षेत्र काफ़ी बड़ा है, इसलिए अगर हम ठीक सोच रहे हैं तो डोगा ने कुत्तों के पास हर क्षेत्र में हथियार छिपा रखे होंगे, जो वक्त ज़रूरत पर वो उन्हें डोगा तक पहुंचा देते हैं। हमारे प्रशिक्षित कुत्ते इन कुत्तों के रहने की जगहों का पता लगाकर उन जगहों पर हथियार ढूंढेंगे। अगर हथियार मिल जाते हैं तो हमारी थ्योरी सही साबित हो जाएगी। तब हम डोगा को पकड़ने के लिए अगली चाल चलेंगे। कमिश्नर साहब के एक ही फोन पर जासूस कुत्तों से भरी वैन उस क्षेत्र में पहुंचकर रुकी, और पता नहीं जासूस कुत्तों को इस क्षेत्र की गलियों में छोड़ने का आदेश कमिश्नर साहब ने क्यों दिया है। शायद कोई हथियार पकड़ने हैं। इन्हें कई तरह के हथियार भी तो दिखाए गए हैं। अब हमें इस वायरलेस सेट के पास रहना है ताकि अगर कोई कुत्ता वापस आता है दिखाई दे तो हम कमिश्नर साहब को इसकी खबर दे सकें। और सिर्फ 15 मिनट बाद ही एक कुत्ता आ गया, पर इसके मुंह में तो कुछ दबा है। कमिश्नर साहब को खबर करो जल्दी। धर्माधिकारी की आंखें भी उस वक्त 1000 वॉट के बल्ब की तरह चमक उठी। ओह, जल्दी बताओ वो चीज़ क्या है। कुत्ता पास आ गया है सर। अरे ये तो कोई रिवाल्वर है। रिवाल्वर? दूसरा कुत्ता भी आ रहा है और उसके मुंह में ये तो गोलियों की बेल्ट है सर। दो और कुत्ते लौट रहे हैं सर, उन दोनों ने मुंह में दबा रखी है AK-47 गन। ओ माय गॉड, 3 कुत्ते मुंह में हैंड ग्रेनेड लेकर लौट रहे हैं। और अब चाकू भी सर। जितने भी हथियार मिले उन्हें अपने कब्जे में लेकर फौरन लौट आओ। देखा कमिश्नर, जरूरी नहीं कि चोर को पकड़ने के लिए चोर सामने ही हो। अगर चोर को ABC पता हो तो XYZ तक पहुंचा जा सकता है। मैं आपके दिमाग का कायल हो गया जज साहब, लेकिन ये सच्चाई पता लगने के बाद अब डोगा का पता आप कैसे लगाएंगे? हथियार मिल गया तो डोगा भी मिल जाएगा। अब हमें इसी क्षेत्र में तुरंत एक काम करना होगा। और डोगा चूंकि अधिकतर रात में ही बाहर आता है, इसलिए ये काम सूर्यास्त के साथ ही शुरू हो जाना चाहिए। वैसे भी सूर्यास्त होने को ही है। इस समय मैं घर पहुंचता था तो मेरा पोता दादा
दादाजी दादाजी चीखता हुआ मेरी गोद में चढ़ जाता था, मगर अब उसकी चीखें खामोश हो चुकी है। मेरी बाहें अब उसे उठाने के लिए कभी नहीं उठेगी। धर्माधिकारी की आंखों में उस वक्त एक पीड़ा जन्म ले रही थी। चेहरे पर आक्रोश आक्रोश लिए सूरज अदरक चाचा के सामने पहुंचा। अदरक चाचा, कहाँ हैं आप अदरक चाचा? उफ, सबके दिमाग खराब हो गए हैं। न जाने क्या हो गया है कानून की रक्षा का दम भरने वाले बड़े बड़े अफसरों को। क्या हुआ सूरज? आप तो टीवी के सामने बैठे हैं। शहर में खबरों और चर्चाओं की कैसी कैसी आग लग रही है, सब पता होगा आपको। और अगर नहीं पता तो पढ़ लीजिए इस विशेष इश्यूज में जो फकीरा की बाइज्जत रिहाई के बाद से अब तक छप चुके हैं। इसमें छपा है कि डोगा धर्माधिकारी के पूरे परिवार का हत्यारा है। उसके मासूम 5 साल के पोते को भी गोली से उड़ा दिया डोगा ने। और तो और कमिश्नर भी पागल हो गया है। धर्माधिकारी की अदालत से छूटकर आए बेदाग निर्दोष और बेचारे फकीरा को गिरफ्तार करके उनकी पुलिस ने जो गुनाह किया है उसके लिए वो फकीरा से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगेगा। ऐसा क्या खुदा हो गया धर्माधिकारी की जिससे कोई गलती हो ही नहीं सकती। और फकीरा को छोड़कर तो धर्म के उस अधिकारी ने एक ऐसा गुनाह किया है जो क्षमा के काबिल है ही नहीं। उन घरों की रोशनी एक बार फिर छीन ली है धर्माधिकारी ने, जिनके घरों के चिराग फकीरा के हाथ में थमे चाकू और पिस्तौलों ने बुझा दिए। ऐसे लोग इस विश्वास में थे कि धर्माधिकारी की अदालत उसे मौत की ही सजा देगी, पर सबकी उम्मीदों का खून कर दिया धर्माधिकारी ने। और अब कमिश्नर जो करने जा रहा है वो तो उसके दिमागी दिवालियेपन का पक्का सबूत है। लेकिन अदरक चाचा, अब सूरज डोगा ऐसा हरगिज नहीं होने देगा। कानून का माथा एक मुजरिम के जूतों पर नहीं टिकने देगा डोगा। वक्त आ गया है अदरक चाचा, वक्त आ गया है। जो फैसला धर्माधिकारी की अदालत में ना हो सका वह अब डोगा की अदालत में होगा। जा रहा हूँ अदरक चाचा, टीवी ऑन ही रखिएगा क्योंकि जल्दी ही इस पर फकीरा की गोलियों से छलनी हुई लाश दिखाई जाने वाली है। ऑन ही रखूँगा डोगा, ऑन ही रखूँगा। जल्दी ही उस सुनसान सड़क पर मेन हॉल के ढक्कन में हलचल हुई और ये गली उस जगह के बिल्कुल नज़दीक है जहां फकीरा को मुंबई पुलिस सलाम बोलकर अपना नाम इतिहास में काला करने वाली है। वो पल आए उससे पहले ही डोगा फकीरा की जिंदगी को सड़क पर धोबी पाट दे मारेगा। डोगा के हाथ में दिखाई पड़ी वह अल्ट्रासोनिक सिटी जिसकी आवाज़ केवल कुत्तों को ही सुनती है। अभी दौड़े आएंगे मेरी कुत्ता फौज के सिपाही मेरे शस्त्रास्त्र लेकर। और आ गए मेरी कुत्ता फौज के सिपाही। अब इमारत पर खड़े डोगा के कानों में पड़ रहा था वो शोर, हमारा फकीरा जिंदाबाद, हत्यारा डोगा मुर्दाबाद। डांडिया पर नज़र पड़ते ही चौंक उठी थी कुत्ते सी वो सूरत। ये तो डांडिया है जो कल विश्वास के साथ कह रहा था कि कल फकीरा छूट जाएगा, और वैसा ही हुआ। आखिर डांडिया को ये आभास कैसे था? कहीं धर्माधिकारी के धर्म, न्याय व सत्य के खिलाफ किए गए फकीरा के फैसले के पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं था जिसे फकीरा के भाई लकीरा ने रचा हो? कहीं धर्माधिकारी के परिवार का हत्यारा लकीरा ही तो नहीं? कहीं इसलिए तो धर्माधिकारी ने अपना फैसला नहीं बदल दिया है क्योंकि उसका पूरा परिवार लकीरा के कब्जे में था। और मुझ पर इन हत्याओं का दोष लकीरा फकीरा ने इसलिए डाल दिया क्योंकि मैंने ही फकीरा को गिरफ्तार करवाया था और डांडिया को तोड़ा था। डोगा के जबड़ों में ज़बरदस्त शक्ति आने लगी थी। ऐसा करके उन्होंने धर्माधिकारी को मेरा दुश्मन बना दिया है। सारी कहानी अब खुली किताब की तरह मेरे सामने है, मगर इस किताब के पन्नों को धर्माधिकारी को पढ़ाना शेष है और उससे भी पहले फकीरा की जिंदगी की किताब को मैं बंद करूँगा। मंच पर आ चुके थे कमिश्नर। साथियों, पुलिस आप लोगों के भले के लिए तैनात की गई है, मगर उसके पास कोई जादू नहीं कि वो इंसान को देखकर उसके सच झूठ, निर्दोष या अपराधी होने का पता लगा ले। पुलिस गवाहों, घटनाओं और सबूतों की मोहताज है। श्रीमान फकीरा को एक ऐसी जगह से गिरफ्तार किया गया था जहां किसी का खून कर दिया गया था। फकीरा का कहना था कि वो खून डोगा ने किया है। डोगा का कहना था कि खून फकीरा ने किया है। शक की बिना पर श्रीमान फकीरा को गिरफ्तार किया गया और बाद में अदालत ने उसे निर्दोष पाकर बाइज्जत बरी कर दिया। पर चूंकि ये गिरफ्तारी पुलिस ने डोगा के कहने पर की थी, उस डोगा के कहने पर जिस पर जज धर्माधिकारी साहब के परिवार के खून का इल्जाम लगा है, इसलिए हमने ये विशेष सभा बुलाई है आप लोगों को ये बताने के लिए कि डोगा जल्दी ही कानून या मौत की गिरफ्त में होगा। फकीरा को पुलिस की गिरफ्तारी की जो यातना सहनी पड़ी उसके लिए पुलिस
और इससे पहले कि कमिश्नर आगे एक भी शब्द कह पाता, उस अंधेरे कोने से चली वह गोली और वह दृश्य देखने वालों के कलेजे हिल गए। आह, ओ माय गॉड, ये गोली किसने चलाई है? मौत के कदम अभी रुके न थे। डांडिया और उसके साथियों की चीखें गूंजती चली गई। वह कत्लेआम देखकर लोगों में जबरदस्त भगदड़ मची। भागो भागो, चीख उठा कमिश्नर। गोलियां उस अंधेरे कोने से चलाई जा रही है। फायर, वहां जो भी है उसे गोली से उड़ा दो। भौचक्का था धर्माधिकारी। मैं जानता हूं कि वहां डोगा है कमिश्नर, पर उसके पास हथियार कहां से आए? हथियार तो हमने कुत्तों के जरिए गायब करवा दिए थे। शायद हमारी कोशिश पूरी तरह सफल नहीं हुई, लेकिन मैं हत्यारे फकीरा की मौत डोगा के हाथों चाहता था और वह काम हो गया, क्योंकि उसे सिर्फ वही मार सकता था। ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूँ मैं। अब डोगा की बारी है। गोलियां उस अंधेरे कोने को चीर कर रख दे रही है। अब डोगा भी बचकर नहीं भाग पाएगा। गोलियों की जबरदस्त बारिश क्षण भर रुकी तो अंधेरे कोने को चीर कर जो सूरज बाहर आई, उसे देखकर देखने वालों की उंगलियां दांतों तले पहुंच गई। तुम लोगों ने जितनी गोलियां चलाई वो सब सामने की ओर चलाई, सड़क की ओर एक भी नहीं चलाई, और मैं सड़क पर लेट कर ही बचा रहा। सैकड़ों गोलियां मिलकर भी मुझे छलनी ना कर सकी, क्योंकि मेरे शरीर पर गोलियां से भी ज़्यादा उन लोगों की दुआएं का कवच है जो चाहते हैं कि डोगा जिंदा रहे। और ये वे लोग हैं जो जानते हैं कि डोगा वो कभी नहीं कर सकता जो धर्माधिकारी के परिवार के साथ हुआ। याद रखना, धर्माधिकारी डोगा बदला नहीं लेता, क्योंकि डोगा इस बात की परवाह नहीं करता कि उसे मुजरिम या हत्यारा समझा गया। डोगा ने लकीरा को तुम्हारी अदालत में भिजवाया था। जहां से वो छूट गया तो डोगा उसे ही खत्म करता, क्योंकि वो अपराधी ही था। किसी निरपराध पर गोली क्यों चलाएगा डोगा? तुम्हारे परिवार के असली हत्यारे को डोगा जल्दी ही तुम्हारी अदालत में लाकर खड़ा कर देगा धर्माधिकारी, और ऐसा होने से पहले कोई भी तूफान डोगा का रास्ता नहीं रोक सकता। और डोगा ने वहां से भागने के लिए जो रास्ता चुना, उसने धर्माधिकारी के मस्तिष्क में चिंगारियां उड़ा दी। अब पकड़ा जाएगा डोगा, क्योंकि डोगा कवच पहनकर और अपने हथियारों सहित मैन होल में नहीं जा सकता। लेकिन उस वक्त धर्माधिकारी के दिमाग को एक करारा झटका लगा। जब नहीं, ये नहीं हो सकता। डोगा कवच व गन सहित सकरे मेन हॉल में कैसे चला गया? मेरी थ्योरी को एक ही झटके में डोगा ने धूल चटा दी। फायर फायर, सचमुच डोगा ने धर्माधिकारी की थ्योरी को गलत साबित कर दिया था। सब कुछ समझ गया था डोगा भी। मुझे मेरी कुत्ता फौज के सिपाहियों ने बता दिया था कि पुलिस के जासूस कुत्तों को उन्होंने हथियार ले जाते देखा है। तभी मेरा माथा ठनक गया था कि कुत्तों के जरिए मेरे हथियार ढूंढने की कोशिश हुई है। लेकिन जासूस कुत्ते जो हथियार ले गए थे वे उस एरिया के गुंडों के थे। शायद उनके पीछे धर्माधिकारी जैसा धुरंधर दिमाग था। उन्होंने ये बात कैसे पता चली कि मैं अपने हथियार अपने वफादारों के जरिए छिपाता हूँ? इसका अनुमान केवल वही लगा सकता था। एक प्रश्न और भी उसी समय मेरे जेहन में कौंध उठा था कि आखिर उसी क्षेत्र में फकीरा को कमिश्नर सम्मानित क्यों कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में जासूस कुत्तों द्वारा वो हथियार जब्त कर लिए गए जिन्हें पुलिस मेरा समझती रही। मुझे निशस्त्र कर देने की चाल किसी की ये मंशा जाहिर करती थी कि मैं इस वक्त यहाँ पर आऊँ, और जब मैं यहाँ आऊँगा तो कुत्ते मुझे मेरे शस्त्र ला कर नहीं देंगे। और जो व्यक्ति मुझे यहाँ बुलाना चाहता है वो ये भी जानता था कि इस वक्त मैं सिर्फ फकीरा के कारण यहाँ पहुँच सकता हूँ। उसे ख़त्म करने के लिए, शायद इसीलिए फकीरा को कमिश्नर द्वारा सम्मानित किए जाने की खबर का प्रचार किया गया। और उस व्यक्ति को ये पता होगा कि जब मैं निहत्था यहाँ आऊँगा तो पुलिस की गोलियाँ मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। ऐसा चाहने वाला सिर्फ एक ही आदमी हो सकता था, धर्माधिकारी खुद, क्योंकि इतनी बड़ी दिमागी स्कीम वही बना सकता है। पर वो मुझे क्यों मारना चाहता है? शायद अपने परिवार की हत्याओं का बदला लेने के लिए, क्योंकि उसको और पूरी मुंबई के लोगों को ये पता है कि उनकी हत्याएं डोगा ने की है। मेन हॉल में कूदते वक्त धर्माधिकारी ने कहा था कि कवच व बंदूक के साथ मैं मेन हॉल में नहीं कूद पाऊंगा। उसका यकीन ठीक था। कोई भी मेरा जैसा कवच पहनकर या गन लेकर वहां से नहीं निकल सकता।
गन को मैंने इसी हिसाब से बनाया है कि मैं गन समेत मैनहोल में उतर सकता हूँ। डोगा ने हर समस्या का हल कर रखा है, किंतु शायद धर्माधिकारी को मेरी कवच की विशेषता का नहीं पता। वो बुलेट प्रूफ होने के साथ साथ फ्लेक्सिबल भी है। गटर की दीवारों से रगड़ खाकर वो मेरे कंधों व छाती से बिल्कुल सट जाता है और अब मेरे कदम रुकेंगे। इस डे नाइट क्लब में पहुंचकर जहां से मैंने फकीरा को गिरफ्तार कराया था, ये डे नाइट क्लब फकीरा का है। इस वक्त तुम्हारा सारा शरीर शराब में भीगा हुआ है। अगर मैं इस लाइटर की लो को तुम्हारे शरीर में छुआ दूंगा तो तुम्हारे शरीर की राख इस क्लब के झूठे बर्तन मांजने के काम आएगी। मुझे तुम्हारा बाप लकीरा चाहिए, मिलेगा। शायद अपने जीवन का आखिरी फ़ोन कर रहा था लकीरा। 2 करोड़ में सौदा पक्का करो वरना तुम्हारी जिंदगी की लकीर लकीरा कल खुद आकर मिटा देगा। दूसरे ही पल, लकीरा चाल तो तूने अच्छी चली थी धर्माधिकारी के हाथों डोगा को खत्म करवाने की, मगर अफसोस कि डोगा तेरी चाल को समझ गया। फकीरा की लकीर तो मैं मिटा आया हूँ। अब बारी तेरी है। बारी मेरी नहीं, तेरी है डोगा। बारी तेरी ही है कमीने, और तेरी ही गन से तुझे मारूंगा। बारी तेरी ही है डोगा। रिवॉल्वर चाहे तू 10 निकाल ले, पर बारी तेरी ही है लकीरा। लेकिन पहले मैं तेरे आसपास की गंदगी को साफ कर दूं। क्या नाम है तेरा? पप्पे। अब तू नरक में बैठकर पापे खाना। तू अपना नाम बोल। पीग, सुअर की ही मौत मरेगा तू भी। नाम बोल। सुखा। ये गोली तुझे और भी सुखा देगी। और तब बोल लकीरा, धर्माधिकारी के परिवार का कत्ल किसने किया? मैंने। 5 को मैंने मारा था और बच्चे को मेरे भाई फकीरा ने। गोलियां चलाकर इतनी दहशत पैदा कर दी थी डोगा ने कि लकीरा के मुंह से जवाब फौरन निकल रहे थे। धर्माधिकारी ने अपना फैसला क्यों बदला? फकीरा को क्यों छोड़ा उन्होंने? क्योंकि उसका परिवार मेरे कब्जे में था। इसी क्लब के नीचे तहखाने में मैंने उन्हें मारा था। डोगा के प्रश्नों का एक एक जवाब देता चला गया लकीरा। तू जीने के काबिल नहीं है लकीरा, तू जीने के काबिल नहीं है। मुझे छोड़ दो डोगा, मैं अपना गुनाह कबूल कर लूँगा। तुझे छोड़ना मेरी मजबूरी है लकीरा, क्योंकि तभी धर्माधिकारी की निगाहों में मैं निर्दोष साबित होऊंगा। डोगा के हाथ में थमे रिवॉल्वर से तो नहीं, मगर वह गोली चली जरूर जिसने लकीरा की खोपड़ी के परखच्चे उड़ा दिए। डोगा स्प्रिंग की मानिंद उछल कर पलटा। धर्माधिकारी आप? हाँ डोगा, मैं। इस कमीने को इस अंजाम तक मेरे ही हाथों पहुंचना था। जिंदगी भर इंसाफ, फर्ज और कर्तव्य की जो दौलत मैंने इकट्ठा की थी, इस हत्यारे ने उसे लूट लिया था। इसके कारण किया गया मेरा आखिरी फैसला कलंकित कर गया मेरे दिल, मेरी आत्मा को। लेकिन जिनके लिए मैंने अपनी आत्मा की आवाज़ को दबा दिया, कलम तोड़ने के लिए उठाई थी पर तोड़ न पाया, वही वही मेरे अजीज, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा मासूम पोता, वह सब मुझे फिर भी जिंदा वापस न मिल सके। इस हत्यारे ने बेदर्दी से उन सब की छातियों में गोलियां उतार दी। मेरे मासूम पोते को भी नहीं बख्शा इसने। जड़ हो गया था जैसे उस वक्त मेरा दिमाग, और मैं तुम्हें उनका कातिल समझ बैठा। अपनी थ्योरी बनाकर तुम्हें 8 घंटे में पकड़ने की सौगंध खाई। तुम्हारे नाम की कलम तोड़ने का प्रण किया, मगर वक्त रहते मेरी आंखें खुल गई। जो सही फैसला मेरी अदालत न दे सकी, वो फैसला तुम्हारी अदालत ने फकीरा को ख़त्म करके दे दिया डोगा। और अब अपनी ज़िंदगी पर गलत फैसले के अपराध का बोझ लेकर मैं जिंदा नहीं रह सकता। एक अपराध तो कर चुका हूँ, दूसरा भी कर रहा हूँ, आत्महत्या करने का अपराध। आज मेरी अदालत हमेशा के लिए बंद हो जाएगी डोगा, पर तुम अपनी अदालत कभी बंद न होने देना, क्योंकि कुछ शैतानों को सही इंसाफ तुम्हारी अदालत ही दे सकती है। नहीं डोगा, छोड़ दे मुझे। मेरे लिए अब इस दुनिया में जीने के लिए कुछ नहीं बचा। जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है। जज साहब, काश आप अपने परिवार की कुर्बानी देने के लिए अपने दिल और अपनी आत्मा को पत्थर से भी ज़्यादा मजबूत बना लेते, तब आप अपने परिवार को खोने के दर्द के साथ अपनी आत्मा पर किसी अपराध का बोझ लेकर जिंदा रहने के लिए मजबूर ना होते। अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की जगह अपने कुशाग्र दिमाग को मानवता की भलाई के कामों में लगाओ। समाप्त।